बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वेल्थ इन एस्ट्रोलॉजी। किसी के भी बर्थ चार्ट में, अपने बर्थ चार्ट में या किसी और के बर्थ चार्ट में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस आदमी की वेल्थ, इसके पास दौलत या पैसा कितना है और कितना हो सकता है, इस आदमी की क्या वर्थ है। आज का जो टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है सन इन साइंस के अंदर, हम आज उसकी बात नहीं कर रहे, उससे हट के एक वीडियो बना रहे हैं जो कि है कि वेल्थ, किसी भी इंसान की वेल्थ आप कैसे पता कर सकते हैं। अपने चार्ट के अंदर आप अपनी वेल्थ कैसे देख सकते हैं कि आप कितनी वेल्थ होल्ड कर सकते हैं और आपके पास कितना पैसा हो सकता है इन फ्यूचर, या किसी भी इंसान के चार्ट के अंदर उसकी वर्थ क्या है, उसकी वेल्थ की वर्थ क्या है। तो ये जो वीडियो हमने बनाई है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द एस्ट्रोलॉजर, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन होता है कि मेरे चार्ट में आप देख के ये बताएं कि मेरी चार्ट में वेल्थ कितनी है और कितनी हो सकती है, कि आगे जाके मैं कभी अमीर होऊंगा या मेरे पास वेल्थ होगी या नहीं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि आप अपना चार्ट देख के, खुद का या अपने करीबी लोगों का चार्ट देख के कैसे समझ सकते हैं कि किसी के चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर कितनी वेल्थ है और कितने उसके इनकमिंग गेन्स हैं और कितनी उसकी सेविंग्स हो सकती हैं। तो हम आज की अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि वेल्थ हम किसी के भी बर्थ चार्ट में कैसे देखें। तो आपका जो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या इंटरनेट पे ऑनलाइन आप अपना चार्ट कैलकुलेट करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, तो आपका चार्ट कुछ इस तरह से बन के आता है। उसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाउसेज होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, एस्ट्रोलॉजिकल बेल्ट के अंदर जो साइंस हैं, एरीज टू पाइसेस, वो भी 12 होते हैं। अब ये हाउसेज अपनी जगह पे ही रहते हैं। अब साइंस हो सकता है जिस, अब असेंडेंट जैसे जैसे किसी भी इंसान का कुछ, कोई असेंडेंट होगा, किसी का एरीज होगा, किसी का टॉरस होगा, किसी का कैंसर हो सकता है, किसी का और डिफरेंट, किसी का एक्वेरियस हो सकता है, किसी का पाइसिस हो सकता है। अब जो भी फर्स्ट साइन होता है असेंडेंट का और हमने अपनी, जब हम असेंडेंट सीरीज कर रहे थे उसके अंदर हमने बताया था कि असेंडेंट कैसे बनता है और असेंडेंट क्या होता है। तो वो असेंडेंट, जिस भी इंसान का टाइम ऑफ बर्थ से जो असेंडेंट निकलेगा, वो असेंडेंट हमेशा फर्स्ट हाउस के अंदर आता है। जो भी असेंडेंट हो, चाहे वो पाइसेस होगा तो 12 लिखा हुआ होगा यहाँ पे, अगर विर्गो होगा तो 6 लिखा होगा, अगर लियो असेंडेंट होगा तो 5 लिखा होगा। इसी तरीके से अगर किसी का एरीज असेंडेंट होगा तो यहाँ 1 लिखा हुआ होगा। असेंडेंट चेंज होगा तो साइन की प्लेसमेंट भी चेंज होती जाएगी। तो ये थी कुछ बेसिक्स बातें। अब हम अगर वेल्थ की बात करें, देखें हम अगर जब भी किसी एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स के अंदर, जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है, जो एंशियंट लोगों ने जितनी भी रिसर्च करके जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रुथ दरियाफ्त किए, उन्होंने निकाले, उन्होंने रिसर्च की इस बारे में, तो उनके नज़दीक जो पहले के दौर के अंदर, पहले के टाइम के अंदर जो वेल्थ को समझा जाता था एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो फर्स्ट हाउस देखते थे, फिफ्थ हाउस देखते थे और नाइन्थ हाउस देखते थे। अब ये क्यों देखते थे और इसको क्यों वेल्थ समझा जाता था? देखिए, फर्स्ट हाउस असेंडेंट होता है। फर्स्ट हाउस आप सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल लाइफ को डिफाइन करता है। तो अगर ये स्ट्रांग होता था तो ये समझते थे, क्योंकि सेहत जो है वो हज़ार नेमत है। ये बात आपने सुनी होगी, तो इसलिए जो है इस चीज़ को वेल्थ कंसिडर किया जाता था। दूसरी चीज़, फिफ्थ हाउस को देखते थे। फिफ्थ हाउस को क्यों इंपॉर्टेंस देते थे? क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी एजुकेशन है, आपकी नॉलेज है, आपकी इंटेलिजेंस है, कि कोई आदमी अगर कितना इंटेलिजेंट होगा तो वो अपने रास्ते खुद बना लेता है दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर आगे जाके, अगर वो पढ़ा लिखा होता है, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट होता है। तो जब हम अपनी असेंडेंट सीरीज कर रहे थे, हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि फिफ्थ हाउस जो है आपकी कॉलेज लाइफ की एजुकेशन जो होती है, आपके इंपॉर्टेंट साल जो होते हैं एजुकेशन के, जब आप अपने फील्ड को चूज़ कर रहे होते हैं, उसमें आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आपका फिफ्थ हाउस रूल करता है। और फिर नाइन्थ हाउस को क्यों इंपॉर्टेंट देते थे? क्योंकि ये आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ होती थी, ये आपकी हायर फिलोसफिकल नॉलेज होती थी, आपकी पोस्ट ग्रेड डिग्रीज को देखे, जितनी भी नॉलेज होती है, ये लक का हाउस भी होता है नाइन्थ हाउस। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी वेल्थ के रिस्पेक्ट के अंदर, तो वो इस इन हाउसेस को दी जाती। मगर आजकल के जो दौर चल रहा है उसके अंदर, अगर हमें किसी भी इंसान की वेल्थ देखनी हो, जो एक्चुअल वेल्थ हाउसेस है, जो पैसे के हाउसेस आप किसी के पास देखना चाहेंगे, इसके पास इतनी वेल्थ है, कितनी इसकी वर्थ है, उसके पास कितनी दौलत आ सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले
जो बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हाउस है वो है हमारा सेकंड हाउस। ठीक है, हमने जब असेंडेंट सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी एरीज टू पाइसेस लेके, तो हमने वहाँ पे जिक्र किया था सेकंड हाउस जो होता है आपकी सेविंग्स, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं, जितनी भी चीज़ें आपके पास सेव होती हैं, चाहे वो ज्वेलरी के फॉर्म में हो, चाहे वो हार्ड कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, या आपके पास प्रॉपर्टी हो, जो चीज़ें आप फैमिली से आपको मिलती हैं या आप अपने पास सेव करके रखते हैं, जो कहीं से भी पैसा आया, या आपका बैंक अकाउंट भी होता है। तो ये चीज़ें जो होता है वो आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है वेल्थ, आपकी सेविंग्स, आपके पास कितनी फिक्स एसेट है। और दूसरा हाउस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान की, अब आप देखें इंसान ज़्यादातर अपनी लाइफ के अंदर जो इनकमिंग गेन्स होते हैं उसे, वो उसकी सैलरी होती है, वो जो भी काम करता है उससे जो उसको पैसा मिलता है वो होता है। तो 11th हाउस ये आपकी इनकमिंग गेन्स, आपका प्रॉफिट, आपकी सैलरी, आपके पास जितने भी फ़ायदे होते हैं जो आपको ज़िंदगी के अंदर पैसे की शक्ल में, दौलत की शक्ल में या आपकी सैलरी में से, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये दो हाउस किसी भी इंसान के चार्ट के अंदर जितने स्ट्रांग होंगे, अब ये स्ट्रांग कैसे होंगे? लेट्स सपोज अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी का, ये मिसाल के तौर पर किसी का पाइसेस असेंडेंट है, तो यहाँ पे आएगा एरीज, यहाँ पे आएगा टॉरस, यहाँ पे आएगा जेमिनी। अब यहाँ पे एरीज साइन आया है तो एरीज का लॉर्ड होता है मार्स। अब मार्स जितना भी चार्ट के अंदर स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा, चाहे वो हो सकता है कि किसी भी साइन के अंदर, फ्रेंडली साइन के अंदर प्लेस हो या किसी अच्छे साइन के अंदर, या हो सकता है अपने ही साइन के अंदर अगर प्लेस्ड हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के पास जो होती है उनकी सेविंग्स बहुत होती हैं। ऐसे लोग सेव करने में इनको आसानी होती है, इनके पास पैसा आता है, ये लोग पहले सेव करते हैं और इनकी अच्छी सेविंग्स होती हैं। नंबर दो, इसी तरीके से अगर हम 11th हाउस को देखें, हमने बात किया 11th हाउस जो होता है वो आपका इनकमिंग गेन्स होते हैं, आपकी सैलरी जो आती है, क्योंकि 10th हाउस ये है काम, और काम से आपका सेकंड हाउस जो होता है वो 11th हाउस होता है। तो सेकंड हाउस जो हमें 11th हाउस से हम इसे देखते हैं कि इंसान के इसके फ़ायदे है, इसके पास कितनी वेल्थ है, इसके पास कितना नोट जो है फ्लो कितना है, इसके पास कितनी जल्दी जल्दी इसके पास पैसा आता है और कितनी तादाद में आता है, वो डिपेंड करेगा 11th हाउस पे और 11th हाउस के लॉर्ड पे, कि आपके चार्ट के अंदर कौन सा प्लैनेट 11th हाउस में बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, आया कि वो फ्रेंडली साइन के अंदर बैठा हुआ है या एनिमिकल साइन के अंदर बैठा हुआ है, उस हाउस का, सेकंड हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, ये तो हो गई सुपरफिशियल, जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें बेसिक्स में ये चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम थोड़ा डीपर लेवल पे जाएँ तो 11th हाउस में लेट्स सपोज़ कोई भी साइन यहाँ पे रूल करता है किसी के चार्ट के अंदर, लेट्स सपोज़ अगर एक्वेरियस साइन यहाँ पे आता है 11th हाउस के अंदर, तो एक्वेरियस का लॉर्ड हो गया सैटर्न। अब हमें ये देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि सैटर्न जो है वो चार्ट में किस हाउस में बैठा हुआ है। वो किसी भी हाउस में प्लेस हो सकता है, यहाँ प्लेस हो सकता है, 4th हाउस में प्लेस हो सकता है, 7th हाउस में प्लेस हो सकता है, किस साइन में बैठा हुआ है। और साइंस के पीछे देखें, हर साइंस के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे होते हैं 2.5 नक्षत्रास होते हैं। इसी तरीके से एरीज से लेके पाइसेस तक 27 नक्षत्रास बन जाते हैं टोटल। वो वो दिखते नहीं है चार्ट के अंदर हमें, सुपरफिशियल जो आपका बर्थ चार्ट बन के आता है, मगर बिहाइंड हम उसकी डिग्री से ये पता लगता है हमें वो किस नक्षत्र में है। अगर वो नक्षत्र अगर फ्रेंडली नक्षत्र में और अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ होता है प्लैनेट, या सेट हुआ होता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। अब दूसरी चीज़ आ गई, इसी तरीके से अगर बैड नक्षत्र में बैठा होगा और नक्षत्र का लॉर्ड अगर बैडली प्लेस होगा तो उतने ही बुरे मामलात होंगे आपके इनकमिंग गेम्स के, या वो सेकंड हाउस का लॉर्ड हो या वो 11th हाउस का लॉर्ड हो। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप अपना चार्ट देख रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस टाइम के अंदर, किस टाइम पीरियड के अंदर जो है आपको वेल्थ आने के जो है चांसेस हैं, और कब जो है आपके इनकमिंग गेन्स आना शुरू होंगे, कौन से टाइम पीरियड में आपके पास सेविंग्स होना शुरू होंगी। देखें, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब से आप पैदा हुए होते हैं, कोई भी इंसान पैदा हुआ होता है, तो हमारी लाइफ में सर्टेन टाइम पीरियड्स चल रहे होते हैं। उसको एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं दशाज़। ठीक है, ये टाइम पीरियड्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी को सबसे पहले मार्स का टाइम पीरियड चल रहा है जब वो पैदा हुआ है, मार्स के बाद फिर राहु का टाइम पीरियड आता है, राहु के बाद फिर जुपिटर का आता है, इसी तरीके से सीक्वेंस चलती रहती है। अब आपने ये देखना है अपने बर्थ चार्ट के अंदर, कहीं से भी बर्थ चार्ट अपना कैलकुलेट करवाएं या किसी एस्ट्रोलॉजर से या इंटरनेट से आप निकालें, तो आप दशांश के अंदर जाके देखेंगे
कि जब भी आपको 11th हाउस के लॉर्ड की टाइम पीरियड चलेगा, वो कोई भी हो, कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है, चाहे वो जुपिटर हो, सैटर्न हो, राहु हो, या सन हो, या मून हो, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा असेंडेंट जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका साइन चेंज होता जाएगा। तो ये कोई भी हो सकता है यहाँ पे। अब कोई भी हो सकता है। अब इस साइन का जो 11th हाउस का लॉर्ड है और जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, इन दोनों का जब भी टाइम पीरियड चलेगा, या तो 11th हाउस का चल रहा हो या फिर सेकंड हाउस का चल रहा हो, इस पूरे टाइम पीरियड में आपके पास जो होगा, जो मामलात से आप गुजरेंगे, वो ज़्यादातर आपकी वेल्थ से रिलेटेड होंगे। आपकी अगर सेकंड हाउस का टाइम पीरियड चल रहा होगा तो आपकी वेल्थ से रिलेटेड होंगे, आपकी फैमिली से रिलेटेड होंगे। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपकी जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी कोई अच्छी बात हो जाए, या फिर उनके घर में जैसे हो सकता है कि किसी भाई या बहन की आपकी शादी हो जाए, या कोई ऐसी कल्चरल चीज़ आपकी जो बहुत ज़्यादा तकरीबात हों आपके फैमिली के अंदर, क्योंकि सेकंड हाउस इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मगर उसके साथ साथ आपके पास सेविंग्स आना शुरू होंगी, आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस से आपका बैंक अकाउंट देखा जाता है, बैंक बैलेंस, जो चीज़ें आप सेव कर लेते हैं अपने पास, जितनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है आपकी, जितनी भी एफडी सेफ चीज़ें जो होती हैं, फिक्स्ड एसेट जो होते हैं आपके। इसी तरीके से अगर आप जब भी आपके चार्ट के अंदर 11th हाउस का टाइम पीरियड चलेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको गेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा गेन्स ज़्यादा होंगे या उसके रिलेटेड कोई मामलात होंगे, हो सकता है कि आपके गेन्स बिल्कुल ना हो। वो डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ द 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर। 11th हाउस का लॉर्ड कैसा प्लेस्ड है, 11th हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, कहीं वो डिबिलिटेशन साइन के अंदर तो नहीं आ गया 11th हाउस के अंदर, कहीं वो अपने एनिमी साइन के अंदर तो नहीं आ गया। ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंस के बाद हमें पता लगता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास जो है वेल्थ की इनफ्लो ज़्यादा होगा। चाहे दूसरे मामलात भी चलते रहेंगे। देखिए मेजर पीरियड जब चल रहा होता है उसके अंदर सब पीरियड और सब सब पीरियड भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको सैटर्न की दशा चल रही है तो वो पूरे आपको जो है टाइम पीरियड के अंदर जितने भी साल की वो होती है तो सैटर्न का ही टाइम पीरियड चल रहा होगा, नहीं। अब सैटर्न के अंदर भी दूसरे सब पीरियड्स आएँगे, फिर उनके अंदर भी सब पीरियड्स आएँगे। आप इनको सालों से लेके दिनों तक में ला सकते हैं, हफ्तों तक में ला सकते हैं। इतने उसके अंदर सब पीरियड्स होते हैं, सब सब पीरियड होते हैं, फिर सब 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 पीरियड होते हैं। इसी तरीके से इनको हम कहते हैं दशाज़, अंतरदशा, परिअंतर दशा, फिर और दशाज़ की भी आती हैं। मगर मेनली जो भी हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर चीज़ें देखते हैं तो मेजर दशा से देखते हैं, और अंतरदशा से देखते हैं, और परिअंतर दशा से। उससे बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है, हमें इतना ज़्यादा डीप में देखें। ये तो बात हो गई आपकी वेल्थ की, कि आप जो मेहनत करके, जो अपनी मेहनत से जो आप जमा करते हैं, या आपकी फैमिली के थ्रू, या आपकी किसी भी आपको जो चीज़ें मिलती हैं, या आप अपनी सैलरी से, इनकम से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, या आप जो काम करते हैं, ये उसकी बात हो गई। अगर हमने ये देखना हो किसी के चार्ट के अंदर कि इसको विरासत में कितना पैसा मिलेगा, या अनअर्न्ड मनी जो होती है, जो आप मेहनत करके नहीं कमाते, वो आपको किसी के थ्रू मिल जाए, या तो कोई मर जाता है तो आपको विरासत में मिल जाती है, आपको कोई फैमिली मेम्बर, हो सकता है कि आप कोई कोर्ट केस करें तो आपको वहाँ से मिल जाए पैसा। ये वाला जो पैसा होता है ना, ये हम देखते हैं 8th हाउस से। अनअर्न्ड मनी जितनी भी होती है आपके पास, वो हम देखते हैं 8th हाउस से। अब ये चीज़ें हम किसके चार्ट में देखेंगे, जिस भी चार्ट में, जिस भी लोगों को जो है विरासत में बहुत सारा पैसा मिला होगा, या उनको शादी के बाद, हो सकता है शादी से उनको बहुत सारी, क्योंकि देखिए ये 7th हाउस हमारी शादी का होता है, और शादी का सेकंड हाउस जो होता है वो 8th हाउस बनता है। तो यहाँ से हम शादी के बाद के हमारे जो जॉइंट अकाउंट होते हैं, जॉइंट एसेट होते हैं आपकी वाइफ के साथ, वो भी देखे जाते हैं। या तो देखें, हमें तीन चार जगहों से हमें जो अनअर्न्ड मनी मिलता है। एक तो हमें विरासत से मिलता है, या हम कोई केस फाइल करें, हमें उसके रेफरेंस में हमें मिले, या नंबर 3 हमारे पास, अगर हमारे पास शादी होती है तो उसके बाद हमारी वेल्थ इंक्रीज़ होती है। ठीक है? ये चीज़ें जो होती हैं, ये वाला जो पैसा होता है, जो आप अनअर्न्ड मनी होता है, या आप कमीशन बेसिस पे जो काम करते हैं, जो आपको रेगुलरली मिल रहा होता है, वो पैसा हम सट्टे, जुए का जो आपका पैसा होता है, वो सारा हम 8th हाउस से देखते हैं, जिसमें आपकी मेहनत इन्वॉल्व ना हो। अब हमें ये जानने के लिए कि किसी की लाइफ के अंदर, इसको, इस आदमी को या किसी औरत को, किसके चार्ट के अंदर कितनी लाइफ के अंदर जो ऐसा पैसा है जो इसको ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाएगा, जो इसकी नसीब की वजह से, या इसको अनअर्न्ड मनी है, तो वो हम देखेंगे 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, और 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। क्योंकि देखें कोई भी प्लैनेट
8th हाउस में जब प्लेस्ड होगा तो वो यहाँ से एस्पेक्ट करेगा सेकंड हाउस को, क्योंकि सारे प्लैनेट 7th एस्पेक्ट रखते हैं अपनी जहाँ पे भी बैठते हैं। जैसे कोई अगर प्लैनेट यहाँ बैठेगा तो वो यहाँ ज़रूर एस्पेक्ट करेगा, यहाँ देखेगा। इसी तरीके से अगर प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है तो वो यहाँ एस्पेक्ट करेगा। और सेकंड हाउस होता है आपकी सेविंग्स का। तो ऐसे लोग 8th हाउस के मामला से जितनी भी वेल्थ आती है तो उसको वो सेव भी बहुत ईजीली कर लेते हैं। तो ये 3 हाउस होते हैं बेसिक मेनली, जिनसे हम किसी भी इंसान की वेल्थ या उसकी मनी स्टेटस का या उसकी सेविंग्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इस बताने का मकसद इसलिए था क्योंकि ये सबसे कॉमनली सवाल होता है जब भी कोई बंदा एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। मुझसे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है लाइफ में। वो यही पूछा गया है कि हमारी वेल्थ का स्टेटस कैसा है, हम कब अमीर होंगे और हमारे पास पैसा कब आएगा। तो आप इसको अगर देखना चाहें तो आप अपने चार्ट को खुद ही देख के समझ सकते हैं। और आपको कैसे पता लगेगा आपके चार्ट के बारे में, तो देखें, आपको मैंने बताया था कि आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें आपको जब पता होंगी, आप किसी भी गूगल पे जाके आप ऑनलाइन हज़ारों ऐसी साइट्स जो फ्री बर्थ चार्ट कैलकुलेटर आपको करके देती हैं। या अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं, मैं आपका चार्ट कैलकुलेट करके आपको दे सकता हूँ। उससे जब आपका चार्ट बन जाएगा तो फिर आप अपने चार्ट के अंदर देख के इजीली समझ सकते हैं कि आपके सेकंड हाउस की सिचुएशन क्या है, 11th हाउस की सिचुएशन क्या है और 8th हाउस की सिचुएशन क्या है। इससे आपको आसानी होगी। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी कि वेल्थ इन एस्ट्रोलॉजी, हम किसी के भी बर्थ चार्ट में वेल्थ को किस तरह समझें। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।